नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है राघव। आप देख रहे हो डीसीपी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम करेंगे मनी के बारे में। व्हाट इज मनी? सो आप सबको माइंड में मनी की एक इमेज सेट है जो कि आएगी आपके करेंसी के नोट्स, जो कि 10 का नोट हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया, 100, 200, 2000। ठीक है, दिस इज मनी according to you. But when we talk about economics, so in economics, money is anything which is used for exchange of value. तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग मनी कोई भी चीज हो सकती है जो कि एक्सचेंज के लिए यूज की जा सके। ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग मनी की। तो आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हो तो ये डेफिनेशन अब आप याद रखो और वो जो मनी की इमेज बनी हुई है उसको अब निकाल दो। मनी की एक स्मॉल कंसेप्ट नहीं है, ये एक बहुत वाइड कंसेप्ट है। तो अब बात करते हैं हम कि जब हमारी इकोनॉमी में मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसे सर्वाइव करती थी। तो अगर हम बात करें मनी से पहले तो उस टाइम पे चलता था बार्टर सिस्टम। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम अंडर विच पीपल एक्सचेंज गुड्स फ्रॉम ईच अदर फॉर फुलफिलिंग आवर वांट्स। उस टाइम पे क्या होता था, क्योंकि उस टाइम पे मनी तो थी नहीं, तो इस केस में हम कोई चीज को परचेज तो कर नहीं सकते या सेल तो कर नहीं सकते। तो उस केस में क्या होता था, वो जो पीपल होते थे उस टाइम पे वो गुड्स को एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक साइड पे है मिल्कमैन, दूसरी साइड पे है फार्मर। तो इन दैट कंडीशन व्हेन फार्मर नीड मिल्क एंड मिल्कमैन नीड वीट, तो इन दैट कंडीशन वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। वो मिल्कमैन से दूध ले लेता था और फार्मर उसको वीट दे देता था। तो जिसके कारण क्या होता था, दोनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती थी। तो जिस टाइम पे मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी हमारी इकोनॉमी में, उस टाइम पे जो हमारा सिस्टम है वो बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता था और इस कंडीशन में एक्सचेंज के थ्रू वो अपनी वांट्स को फुलफिल करते थे। सो कुछ इस तरह की कंडीशन थी। आपके सिलेबस में ये बार्टर सिस्टम इतनी डिटेल्ड में नहीं है, लेकिन ये मैं फिर भी आपको बताऊंगा बिकॉज यहाँ पे मैं आपको सिलेबस में बाउंड होके नहीं, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ा। डीसीपी एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है? आपको नॉलेज देना, किसी चीज में बाउंड होके नहीं, आपके फ्यूचर के प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात करते हैं पहले बार्टर सिस्टम की। तो बार्टर सिस्टम में समझ तो आ गई क्या है, लेकिन इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे जिसके कारण इसको चेंज करना पड़ा, इसको मॉनेटरी सिस्टम में चेंज करना पड़ा। तो बार्टर सिस्टम में कुछ डिफेक्ट्स थे, वो डिफेक्ट्स क्या थे जरा ये देख लो। पहला डिफेक्ट था इसका डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स मतलब कि बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होता है। अब ए कस्टमर और बी कस्टमर, दो कस्टमर हम लेते हैं, ए है फार्मर, बी है हमारा मिल्कमैन। तो ये जरूरी है क्या कि अगर फार्मर वीट देने के लिए तैयार है तो उसको बदले में मिल्क ही चाहिए? हो सकता है उसको कोई और प्रोडक्ट चाहिए हो। पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। सो डबल कोइंसिडेंट हो ये तो जरूरी नहीं है। तो हम करेंगे, बार्टर सिस्टम में तो एक्सचेंज ही होता है। अगर हम बात करें कोई ऐसी चीज दे रहे जो कि इजीली एक्सेप्टेबल हो, तो बार्टर सिस्टम में वैसी कोई चीज थी ही नहीं। उस केस में क्या होता था, जो आपके पास प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा वो आपको देना होता था और जो चीज आपको चाहिए वो आपको लेनी होती थी। तो इस केस में क्या करें? तो इस केस में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट मिलना मुश्किल था। तो ये था इसका पहला डिफेक्ट, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। ठीक है, सेकंड डिफेक्ट की बात करें तो सेकंड डिफेक्ट है हमारा लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। इट मींस के अब हमने एग्जांपल ली थी
वीट एंड मिल्क की। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइड पे है एक कस्टमर जिसका काम है फार्मिंग का, वीट प्रोड्यूस करने का, और दूसरी साइड पे है हमारे पास गोल्ड मर्चेंट, सुनियार। अब फॉर एग्जांपल वो जो गोल्ड मर्चेंट है उसको चाहिए वीट, ठीक है, और वो जो फार्मर है उसको गोल्ड चाहिए। तो उस केस में अब क्योंकि आपको पता है कि जिस टाइम पे मनी थी ही नहीं, तो हम वैल्यू की मेजरमेंट कैसे करें? गोल्ड महंगा है ये चीज हमें कौन बताता है? उसकी मनी वैल्यू। वीट गोल्ड से सस्ता है ये चीज हमें कौन बताता है? उसके लिए एक मैयर है, मनी वैल्यू। उस टाइम पे वो था ही नहीं। तो इस केस में क्या होता था, एक्सचेंज करना मुश्किल हो गया था, बिकॉज दो यूनिट्स की जो वैल्यू थी वो एक दूसरे के साथ मेजर नहीं हो पाती थी और एक्सचेंज में भी ये दिक्कत आती थी। तो इसके कारण मनी इंट्रोड्यूस की गई हमारी इकोनॉमी में, ताकि हम हर एक चीज की मनी वैल्यू के साथ उसको मेजर करके जो हमारा एक्सचेंज हो वो फेवरेबल हो, वो अनफेवरेबल ना हो। बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज होता था वो अनफेवरेबल भी होता था कई कंडीशंस में। तो इस चीज को रिप्लेस करने के लिए मनी इंट्रोड्यूस की गई। तो ये था हमारा सेकंड डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड डिफेक्ट की, जो कि है डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में हमारे पास मनी तो थी नहीं, हमारे पास सिर्फ गुड्स अवेलेबल थे। गुड्स के एक्सचेंज के बदले में हम हमारी वांट्स को फुलफिल कर सकते थे, और वो भी तब पॉसिबल था जब हमारे पास डबल कोइंसिडेंट की सिचुएशन क्रिएट हो। सो इन दिस कंडीशन अगर हम बात करें स्टोर ऑफ वैल्यू की, जो कि आजकल बहुत जरूरी है, मतलब कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए, आपको फ्यूचर में कोई काम करना है उसके लिए, फॉर बुढ़ापे के लिए, आपके बुढ़ापे की सेविंग्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास मे बी जॉब ना हो तो आप कहाँ से खर्चा करोगे। तो इस टाइप फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर आप चाहोगे मुझे पैसे को स्टोर करना है, वैल्यू को स्टोर करना है, तो वो चीज आप कैसे करते हैं बार्टर सिस्टम में? बार्टर सिस्टम में आपके पास सिर्फ गुड्स हैं और गुड्स के बदले में आपको गुड्स मिलेंगे, तो आप उस गुड्स को स्टोर कैसे करोगे? चलो थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो हमने थोड़े गुड्स अपने घर में स्टोर कर भी लिए, ठीक है, लेकिन उसकी कितनी वैल्यू? अगर आपको ज्यादा स्टोर करने हैं तो बदले में आपको ज्यादा जमीन चाहिए, ठीक है, ज्यादा जमीन चाहिए तो जमीन लेने के लिए भी आपको कोई ना कोई चीज चाहिए। और क्या गारंटी है कि फ्यूचर में आपको डबल कोइंसिडेंट मिलेगा ही मिलेगा जिस टाइम पे आप बूढ़े हो चुके होंगे? क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम तो वैसे ही चलेगी बार्टर सिस्टम में जैसे ही आपके प्रेजेंट टाइम पे चल रही थी। तो इस केस में क्या होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज बार्टर सिस्टम है उसमें कई डिफेक्ट्स पुराने भी साथ में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो जिसके कारण स्टोर ऑफ वैल्यू पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मनी इंट्रोड्यूस की गई, ताकि मनी को स्टोर करके हम हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सके। तो ये थे हमारे कुछ डिफेक्ट्स। मैंने डिटेल में नहीं बताया बिकॉज ये आपके सिलेबस में मे भी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने आपको ये पिछला सिस्टम क्लियर करवा दिया। अब हम बात करते हैं कि बार्टर सिस्टम को, अब बार्टर सिस्टम तो और भी इसकी कई प्रॉब्लम्स थी, तो इसको कवर अप करने के लिए, इसकी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए मॉनेटरी स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ। तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड जब इंट्रोड्यूस हुआ तो इस कंडीशन में कौन कौन सी फॉर्म में मॉनेटरी स्टैंडर्ड आया? अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी की। तो फॉर्म्स ऑफ मनी की अगर बात करें तो उसमें हमारी पहली फॉर्म ऑफ मनी है फेट मनी। व्हाट इज फेट मनी? Fiat money refers to that currency which is issued by the government authorities. This currency is generally used by the public. Example के लिए है करेंसी नोट्स, कॉइन्स। वो करेंसी जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटीज इशू करती हैं इकोनॉमी में। गवर्नमेंट की अथॉरिटी मींस इंडिया की कौन सी ऐसी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की जो ये नोट इशू करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो उसके थ्रू किए गए सारे नोट, सारी करेंसी इज नॉन एज फिएट मनी। ठीक है, सो ये हो गई हमारी पहली फॉर्म। अगर हम बात करें हमारे दूसरी फॉर्म ऑफ मनी की, तो वो है फिड्यूशियरी मनी। दिस मनी इज यूज्ड टू एक्सचेंज द वैल्यू only because of the trust of payer and pay। वो करेंसी, वो मनी जो कि वैल्यू की एक्सचेंज के लिए यूज की जाती है, और ये सिर्फ ट्रस्ट के बेस पे पेयर और पेई एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं। एग्जाम्पल से जल्दी समझ आएगा। एग्जाम्पल है इसकी चेक्स, जो आप अपने बैंक का चेक काट के देते हो। तो चेक इज एग्जाम्पल। बिल्स ऑफ पेबल, बिल्स पेबल, ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। ये क्या होता थे, एक ऐसे बिल्स जिसके ऊपर एक प्रॉमिस करके दिया जाता था और हम इसको बैंक्स में जाके निकलवा सकते हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के बेस पे एक दूसरे से ली और दी जाती है। तो ये है टू फॉर्म्स ऑफ मनी। इसके बाद एक और फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं फुल बाउंडेड मनी। ये थर्ड फॉर्म करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। मनी की दो तरह की वैल्यू होती है। यस, मनी की दो तरह की वैल्यू होती है। पहली वैल्यू उसकी कहलाती है मनी वैल्यू, दूसरी वैल्यू उसकी कहलाती है कॉमोडिटी वैल्यू। यस, मनी की दो तरह की वैल्यू होती है, मनी वैल्यू एंड कॉमोडिटी वैल्यू। अब व्हाट इज मनी वैल्यू और व्हाट इज कॉमोडिटी वैल्यू? अब ये ध्यान से सुनो। पहले मैं बताऊंगा कॉमोडिटी वैल्यू। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 5 रुपीज का कॉइन है। उस 5 रुपी कॉइन से आप जितनी कॉमोडिटी की वैल्यू परचेज कर सकते हो, दिस इज कॉमोडिटी वैल्यू। मतलब कि 5 रुपीज के साथ अगर आप 5 रुपीज की कॉमोडिटी परचेज कर सकते हो, सो जितने की आपने कॉमोडिटी परचेज की उसकी वैल्यू कहलाएगी हमारी कॉमोडिटी वैल्यू। ठीक है, सिंपल, जितने की कॉमोडिटी परचेज की उतनी वैल्यू हमारी कहलाएगी कॉमोडिटी वैल्यू। ठीक है, दूसरी होती है मनी वैल्यू। मनी वैल्यू मतलब कि अब वो जो 5 रुपीज का कॉइन है वो जिस मेटल पे बना है, उस मेटल की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 रुपीज का कॉइन दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और आपने मार्केट में जाके उसको जब चलाया तो आपने कोई कॉमोडिटी परचेज की, तो 5 रुपीज के कॉइन के बदले में आपको 5 रुपीज की कॉमोडिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये उसकी हो गई कॉमोडिटी वैल्यू। बट अगर वो 5 रुपीज का कॉइन गोल्ड से बना हो, तो वो 5 रुपीज का कॉइन गोल्ड से बना हुआ हो तो सो इस कंडीशन में, फॉर एग्जांपल, वो 5 रुपीज का कॉइन का वेट था 2 ग्राम, तो इसके अकॉर्डिंग अब क्योंकि वो गोल्ड से बना था तो गोल्ड के 2 ग्राम की वैल्यू है 10,500 रुपीज। सो इन दैट कंडीशन उसकी कॉमोडिटी वैल्यू तो रही 5 रुपीज, लेकिन उसकी मनी की वैल्यू हो गई 10,500 रुपीज, क्योंकि अब आप उस कॉइन को मेल्ट करके मार्केट में जब आप बेचोगे तो इस कंडीशन में आपको 10,500 रुपीज मिलेंगे। तो इस तरह करेंसी की दो तरह की वैल्यू होती है। एक होती है कॉमोडिटी वैल्यू, कि आप उस करेंसी से कितने की कॉमोडिटी खरीद सकते हो, और दूसरी होती है मनी वैल्यू, कि वो जो करेंसी जिस मेटल पे बनी है, जिस पेपर पे बनी है, उस पेपर की या उस मेटल की क्या वैल्यू है। तो इसके तो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ये दो तरह की मनी की वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जो क्या था, फुल बाउंडेड मनी। So full bounded money is those money or those coins which money value and its commodity value is equal। वो करेंसी जिसकी मनी की वैल्यू और कॉमोडिटी की वैल्यू बराबर हो, दिस टाइप ऑफ मनी इज नॉन एज फुल बाउंडेड मनी। फॉर एग्जाम्पल, 5 रुपीज का कॉइन है। 5 रुपीज के कॉइन्स को अगर आप डायरेक्टली कॉमोडिटी परचेज करने के लिए यूज करो तो आप 5 रुपीज की कॉमोडिटी परचेज कर सकते हो। और अगर आप चाहो कि वो जो कॉइन जिस मेटल पे बना है, आप उस मेटल को मेल्ट करके बेचना चाहो,
तो इन दैट कंडीशन आपको 5 रुपीज ही मिलेंगे उस मेटल के। सो दिस टाइप ऑफ करेंसी इज नॉन एज फुल बाउंडेड मनी। ठीक है, और ये फुल बाउंडेड मनी बेसिकली यूज की जाती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे, इंडिया में आए थे, तो उस टाइम पे ये फुल बाउंडेड मनी ही यूज की जाती थी। अब इसके बाद एक लास्ट फॉर्म है जो कि है क्रेडिट मनी। व्हाट इज क्रेडिट मनी? सो दोस मनी व्हिच मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। वो करेंसी जिसकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा हो, उस तरह की मनी को हम बोलेंगे क्रेडिट मनी। इसके लिए आप सेम वही एग्जांपल ले सकते हो जो मैंने आपको अभी बताई, वो 5 रुपीज गोल्ड के 5 रुपीज वाली के 5 रुपीज का आपके पास एक कॉइन है जिसकी जो प्लेटिंग है वो गोल्ड से हुई है। तो अगर आप उसको डायरेक्टली कमोडिटी परचेज करने के लिए यूज करोगे तो आपको 5 रुपीज की ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर आप उसको मेल्ट करके सेल करोगे तो इन दैट कंडीशन यू विल गेन, यू विल रिसीव 10,500 रुपीज for this. So this type of money is known as credit money. अब एक चीज आपको और बता दूं, करंट सिचुएशंस में 2021 में हम आजकल की मॉनेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम फेट मनी यूज कर रहे हैं। फेट मनी क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है, दो तरह की वैल्यू बताई है, कमोडिटी वैल्यू और एक मनी वैल्यू। तो फेट मनी बेसिकली कौन सी मनी होती है? जिस कंडीशन में हमारी कमोडिटी की वैल्यू ज्यादा हो और मनी की वैल्यू कम हो। दिस टाइप ऑफ मनी इज नॉन एज फेट मनी। ठीक है, सो आजकल की 2021 और 2020 में हम इस तरह की मनी को चला रहे हैं। तो ये थी हमारी कुछ फॉर्म्स ऑफ मनी की एग्जांपल्स और टाइप्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी की। तो सप्लाई ऑफ मनी की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जल्दी ही मैं आपके लिए एक करियर के रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने सभी से सुना होगा कि स्टडी हमारी लाइफ में इतना वैल्यू क्रिएट नहीं करती। स्टडी और प्रैक्टिकल एकदम डिफरेंट है। स्टडी और प्रैक्टिकल लाइफ एकदम डिफरेंट है। जो आप पढ़ोगे वो प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं फेस करोगे। तो कुछ हद तक वो सही भी होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको आपकी स्टडीज को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना आता है तो इन दैट कंडीशन मुझे नहीं लगता कि वो जो थॉट्स हमारे माइंड में है वो सही है। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने एक वीडियो क्रिएट करने की सोची जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड निकलती हुई फील्ड्स, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड निकलते हुए जॉब्स, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड निकलती हुई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि इंडिविजुअल बेसिस पे आप इकोनॉमिक्स के साथ क्या क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड 360 डिग्री रिसर्च करके मैंने एक छोटी सी वीडियो क्रिएट की है। जल्दी ही वो आपको मिल जाएगी। बेसिकली उसकी प्रिपरेशन चल रही है बिकॉज इसमें मुझे रिसर्च भी करनी पड़नी थी और रिसर्च के बाद मुझे ये डाटा एक्यूरेट चाहिए था। सो अभी आज के लिए बस इतना ही। हम ये जो सप्लाई ऑफ मनी का टॉपिक है ये अगली वीडियो में करेंगे। सो अभी आज के लिए बस इतना ही गाइस, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।